यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। ठीक है साथियों, नमस्कार। हाँ जी। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं बिहार के अम्बेडकरवादी साथी, एक नामी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व आईएएस अधिकारी श्री बुद्धशरण हंस साहब से। बुद्धशरण हंस जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बुद्धशरण हंस जी बहुत समय से वो काम कर रहे हैं। उनकी पत्रिका लगातार वो कई सालों से आ रही है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे पढ़ना लिखना, तब से हम इनकी पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं और आज उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बुद्धशरण जी, आप पहले, जैसे कि आपके बारे में जानकारी मिली है कि दलित प्रसाद के रूप के नाम से आप पहले जाने जाते थे, फिर बाद में आप बुद्धशरण हंस के रूप में जाने जाने लगे। और मैं चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग से आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई। देखिए, मैं गया जिला का रहने वाला, तो बचपन का मेरा नाम दलित प्रसाद रखा गया था। दलित प्रसाद हमारे बड़े भाई ने यह नाम रखा था। यह नाम आज भी भारत के इतिहास में अपरिचित नाम है, शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो यह नाम मेरे भाई ने क्यों रखा? वो साहित्यिक रुचि थी, कम पढ़े लिखे थे मगर साहित्य की रुचि रखते थे। तो अतिशय गरीबी के चलते उन्होंने मेरा नाम दलित प्रसाद रखा। यानी हम बिल्कुल दीनहीन अवस्था में पारिवारिक स्थिति में पैदा हुए थे। तो गरीबी कैसी थी इसका थोड़ा जिक्र मैं करना चाहूँगा। पूरे गांव में गरीबी थी, पूरे इलाके में गरीबी थी। मेरे घर में हो पाए उससे ज़्यादा गरीबी हो। तो ऐसी गरीबी थी कि एक शाम खाते थे, दूसरे शाम का गुंजाइश नहीं रहता। इस गरीबी में मैं पैदा हुआ। तो जब मुझे होश हुआ, पढ़ने की बात हुई, तो लगा कि भाई ये तो इतनी गरीबी में कोई कैसे पढ़ सकता है, भूखा पेट तो क्या पढ़ेगा। तो मुझे याद है पूरी तरह से कि घर में प्रवेश करते ही एक ओसारे था जिसमें चूल्हा बना हुआ था। घर के अंदर आते ही मैं पहले चूल्हा देखता था कि उसमें आग जली है कि नहीं। आग नहीं जली तो मैं मान लेता था कि आज खाना नहीं मिलेगा। उस अवस्था में मैं पानी पीकर पढ़ता था। पानी पीकर पढ़ने की हमारी आदत स्वतः हो गई, किसी ने हमको बताया नहीं। ये उम्र मतलब कि तीसरे चौथे क्लास में पढ़ने के क्रम में मेरी ऐसी आदत बन गई। तो जो कापी कलम होती थी वह भी नहीं खरीद पाती। तो कापी पर मैंने एक उपाय निकाला कि जब एक कापी खरीदी जाए तो पहले उस पर कलम से एक कास्ट पेंसिल से लिखता। तो हल्की उगती थी और जब उस हर जाता था उस पर मैं फिर कलम से लिखता था, स्याही से। एक कापी को मैं 2 बार यूज करता था। ये ऐसी हमारी स्थिति थी और मैं इसे काम चलाता था, इसे मैं पसंद रखता था। और इस अवस्था को मेरे टीचर भी जानते थे और विद्यार्थी भी जानते थे कि पता नहीं कैसा होशियार आदमी की एक ही कॉपी को 2 बार लिखता है। एक बार कास्ट पेंसिल से लिखता है और फिर उस पर गाड़ी स्याही का कलम से लिखता है। किताबों की यह हालत थी कि किताब पतली होती थी, 20, 22, 25 पेज की, लेकिन हर विषय की एक किताब होती थी, मगर वह किताब भी खरीदी नहीं जा सकती, गरीबी के चलते। तो उसका उपाय स्वतः मेरे संज्ञान में आया कि इसका भी उपाय निकालना चाहिए। तो मैं किसी मित्र की किताब ले लेता था और एक कॉपी खरीदकर पूरी किताब को मैं कॉपी पर लिख लेता था। अरे वाह! विषय है तो 5-6 विषय की कॉपी तो मेरी बन जाती थी। गणित का नहीं उतारता था और बाकी कोई मोटी होती थी तो नहीं उतारता। तो अपनी मेरी किताब की कापी हो गई
तो लिखने क्रम में आधी बातें तो मुझे याद हो जाती थी, एक मुझे फायदा होता था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी होता, मैं व्यस्त रहता था, क्योंकि किताब उतारना लिखना तो आसान बात है नहीं। ऐसे करके गरीबी का टाइम बचपन में गुजरा। ये दलित पासवान का नाम का यही सार्थकता था। और 5वें से मैं 8वें क्लास में सीधे नाम लिखाया, 6ठा 7वां पढ़ा नहीं। बड़े भैया ने कहा कि थोड़ा तुम तेज हो, तो 2 साल समय क्या बेकार करना है, जाके 8वें में नाम लिखा लो। खुद में नाम लिखाने गया, मेरे पिताजी साथ गए। हेडमास्टर ने पूछा क्या नाम है, तो मैं अपना नाम बदला भैया के कहने पर। मैं अपना नाम लिखाने गया दिलीप कुमार राय। ये अच्छा। मेरा 8वें क्लास का जो आवेदन था उसमें मैंने लिखा, मेरा नाम है दिलीप कुमार राय। अब हेडमास्टर को लगा कि ये नाम इसका है नहीं, कैसे चल रहा है इसमें। बोला घर का क्या नाम है, मैंने घर का नाम तो दलित प्रसाद है। उसने कहा देखो, दलित प्रसाद से तुम दलित पासवान बन जाओगे तो तुमको सरकार से छात्रवृत्ति मिलेगी। भोला पासवान है वो इसी पासवान टाइटल से पढ़ गया, मंत्री बन गया। तो भोला पासवान मंत्री हो गए थे, उसने मेरा नाम कर दिया दलित पासवान। तो दलित प्रसाद रहे, तो दिलीप कुमार राय रहे, दलित पासवान हो गए। यह नाम लेके मैं ग्रेजुएशन किया, MA किया, नौकरी की, कहीं बदले नहीं। लेकिन जब 1978 में जब मैं बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो मैंने कहा इस नाम को ड्रॉप करना चाहिए। तो जो हमारे बौद्ध गुरु थे राजपाल भिक्षु बोध गया के, मैंने उनसे कहा कि देखो मैं अपना नाम बदलता हूँ, आप इस पर ब्लेसिंग करो। बोला क्या नाम बदलना है, बोला आज से मैं बुद्ध शरण हंस हो गया। ये मेरा नाम है। बंगाली भाषी थे, उनको बुद्ध शरण हंस समझ में नहीं आया। तो बुद्ध शरण हंस क्या है बताओ हमको। बोला आप बुद्धिस्ट हो, आप देवदत्त और बुद्ध का नाम तो सुने ही है कि देवदत्त ने किसी के वो तीर मारा था हंस को, तो बुद्ध के आसपास से उनकी गोद में वो घायल तीर गिरा था। तो मैं भी वैसे ही ब्राह्मणों को द्वारा घायल हंस हूँ, चरणों में आया हूँ, इसलिए मैं बुद्ध शरण हंस हो गया। बहुत प्रसन्न हुए वो बंगाली जब समझे ये तो क्लासिकल आदमी है भाई, मामूली बहुत नहीं हुआ, ये तो क्लासिकल आदमी है। नाम बदला बुद्ध शरण हंस, और आज तक मैं उस नाम से ऐसे चला रहा हूँ। तो गरीबी के आलम में मैंने कभी पढ़ाई को बंद नहीं किया। मुझे स्वतः ज्ञान हुआ कि अगर पढ़ेंगे तो हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। पढ़ेंगे तो कोई नौकरी मिलेगी, अगर 10, 20, 25 की भी नौकरी मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उसमें तो 25-30 की नौकरी का ही कल्पना होता था। तो आपको बताऊं, मैं MA में टॉपर विद्यार्थी था और AG बिहार में मैंने अप्लाई कर दिया ग्रेजुएशन के बाद, अकाउंटेंट जनरल बिहार रांची में, और मेरी बहाली वहां हो गई। और मैं उस चलते हुए यूनिवर्सिटी को मैंने छोड़ दिया नौकरी के चक्कर में। नहीं, पैसे बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो हम बाद में कर लेंगे। और पहला तनख्वाह मुझे 130 रुपया का जो मिला 1965 में, उतना सुख आज तक जिंदगी में नहीं मिला है जितना उस पैसे का मिला। मैं पैसे के अभाव में इतना पला, तो लगा 130 रुपया तो रिचेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गया भाई। 130 रुपया मेरे को, उसमें 20-25 मिलते थे खर्चे के लिए, स्टाइपेंड के लिए, होटल के लिए, तो 20-25 मिल गया, बहुत है। तो 130 रुपया का तनख्वाह का जो स्मरण मुझे है रांची में, जो सुख आज मेरे पास होता कि करोड़ रुपया हो, मगर वो सुख अब नहीं है। तो 130 रुपये का सुख था। तो पढ़ाई का ऐसा सुख मिला और मैंने ऐसे दुख को ऐसे काटा। मैंने नहीं समझा कि जगह का अभाव है। तो हमारे यहाँ छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर मैं जाकर पढ़ता था। जगह का अभाव था, एक कमरे में गोईठा, चूल्हा, कुत्ता, बकरी, मैं, बीमार, प्रसव, एक ही कमरे में सारा। उस अवस्था में मैं, छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर दरी या चादर लेके चला जाता और पढ़ता क्या, धूप में मैं सो जाता। दम भर सोता था, फिर 1 घंटा पढ़ता था, मन फ्रेश रहता था, याद हो जाता था। ऐसे करके गरीबी को एक संपन्न स्थिति बनाकर मुझे जीने की कला आ गई और मैंने उसको जिया। और आज तक किसी परीक्षा में मुझे ये नहीं लगा कि परीक्षा कोई कठिन है। अध्ययन के चलते लगा मैं इतना पढ़ा हूँ, सारा याद है,
कहाँ से पूछे, क्या पूछे। तो मुझे पढ़ने के क्रम में एक गृहस्थ बोलता था कि भाई इतना तुम पढ़ते हो तो ऐसा करो, तो जो लाल कपड़ा के ऊपर बैठता है तुम पदाधिकारी बन जाओ। तो मैं बाजार नहीं जाता था शहर, लाल कपड़ा पर कौन बैठता है भाई। तो एक नहीं दो कई बार बोला कचहरी का आदमी। तो सिविल कोर्ट में जज लोग जो है तो लाल घेरा में ऊपर इजलास में बैठते हैं। तो देखा तो लगा भाई कौन सा ऊपर का आदमी आया हुआ है, सारा लोग नीचे है और लाल कपड़ा घेरा हुआ है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ फैसला कर रहा है। उसको वो अद्भुत पूछता, तो वो हमको बतलाता था, मेरे ब्रेन में उसने दिया कि लाल कपड़ा के ऊपर जो बैठता है तुम पढ़ जाओ। मैं उसकी बात को तो सुना, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि क्या बोलता है। लेकिन जब मैं बीए पास करके ये मैट्रिक पास करके जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ अटेस्ट की उसमें व्यवस्था थी। हम लोग कॉपी कर लेते थे अपने सर्टिफिकेट का, किसी से अटेस्ट करते थे, फोटो का टाइम था नहीं। तो अटेस्ट करने में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत आगे थे, अल्लाह का जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अटेस्ट करते हैं, उन्हीं के पास चल जाए। मैं चला गया, देखा कि अरे ये तो वही लाल कपड़ा में ऊपर बैठा हुआ है जो हमको बोलता था गाँव में। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा अक्षर देखे बड़ा प्रभावित हुआ, अरे बड़ा अच्छा लिखते हो भाई, साफ साफ लिखते हो, अक्षर तुम्हारा अच्छा बनता है। सर एक बात पूछे, बोला पूछो। आप क्या पढ़ के बन गए हैं? बोला जो तुम पढ़ रहे हो वही पढ़ के हम बन गए। हिंदी का ऑनर्स का विद्यार्थी हो, इससे आप बन गए? तो हाँ अरे ऑनर्स करो या कुछ करो, बीए पास करो, परीक्षा करो, यही सब पढ़ाई से तुम बन जाओ। मैं ऐसे ही पढ़ाते पढ़ा हूँ, आर्ट्स पढ़ के हूँ, मजिस्ट्रेट बना था, लॉ पढ़ा था। मैंने कहा कि सारा इस पढ़ाई से अगर कोई मजिस्ट्रेट बन सकता है तो भाई पहला आदमी जो बन जाए। मुझे लगा कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ आदमी कोई वंचित ही नहीं। जब बीपीएससी का सिलेबस लिया उसको देखा तो बोला कि अरे इतना आसान है। और फर्स्ट चांस मैंने बैठा, पोस्ट नहीं था इसलिए मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। तो ये है स्थिति पढ़ने का अध्ययन। मैं बाबा साहब को 1977 तक नहीं जानता था। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था, संविधान पढ़ाने वाला किसी लेक्चर ने नाम नहीं लिया, और विषय पढ़ाने वाला किसी के लेक्चर ने नाम नहीं लिया। बाजार में कहीं किताब बाबा साहब की नहीं मिलती थी, उसमें कहीं बाबा साहब की जयंती नहीं होती थी। तो 1977 जो हमारा प्रौढ़ टाइम है, उस समय तक मैं नहीं जानता था कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या है। ये है आयरन कर्टन, माने किसी विचार को बिल्कुल छिपा के रखना। तो ऐसे बाबा साहब को 77 में एक आदमी से जाना, उसने इनवाइट किया कि जयंती हो रही, चलो। किनका? बाबा साहब। मैंने कहा कौन बाबा साहब? उसने जो जानकारी थी बताया। तो मैंने उसके बाद उनको बाबा साहब को समझा, तो बाद में उनको साहित्य को पढ़ा। तो गरीबी में जीने का अभ्यास मेरा स्वभावता हुआ। मेरे बड़े भाई मेरे हर तरह के संबल देने वाले हुए, रास्ता बतलाने हुए, और उन्होंने एक चीज सिखाया जो बुद्ध का वचन है कि देखो तुम्हारे किसी काम से किसी को कष्ट नहीं हो तो तुमसे बेहतर विद्यार्थी कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे किसी काम से किसी को कष्ट नहीं, बस इतना ध्यान रखो। दूसरा कष्ट देगा उसका तो उपाय हो जाएगा, मगर तुम किसी को कष्ट दे दोगे इसका उपाय नहीं। इसलिए तुम ऐसा होशियारी से जीवन जियो कि तुम्हारे किसी बात से, व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं हो। इसी बुद्धिज्म कि आदमी दोष रहित जीवन जिए, यही बुद्धिज्म। तो बुद्ध ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा। ऐसे करके मैंने बीए किया और बाद में प्राइवेट से मैंने एमए किया, प्राइवेट से लॉ किया, और मुझे लेक्चर बनने का मन था मगर लेक्चर बना नहीं, और कमीशन से होकर इधर मजिस्ट्रेट बन गया। मजिस्ट्रेट में भी अच्छे अच्छे पद मिले, कोई दिक्कत नहीं हुई, और मिशन का पूरा काम इसमें करने का मौका मिला। क्योंकि मजिस्ट्रेट को जितना जनसंपर्क होता है उतना किसी को नहीं होता। वो फील्ड पर होता है ना, विकास का काम करता है, तो गांव में जाता है, मोहल्ले में जाता है, झोपड़ी में जाता है, बड़े लोगों के पास जाता है, छोटे लोगों के पास जाता है, दंगा में जाता है, झगड़ा में जाता है, शांति में जाता है। तो एक मजिस्ट्रेट और उनका समकक्ष पुलिस को जितना माने लोगों से कॉन्टेक्ट करने का मौका मिलता है, समस्याओं को झेलने का मौका मिलता है, उतना किसी और लोगों को शायद नहीं मिल पाता है, जो मुझे लाभ मिला। इसलिए मैं इसे लाभान्वित हुआ और आज तक उसको मैं अपने लाभ में लेता रहा हूँ। आज ही गरीब को याद करता हूँ। मुझे लगता है गरीबी संबल है, यदि हमारे जैसा चेतना किसी को मिल जाए, हमारे जैसी चेतना
और गरीब कैसे मरता था गांव में। अब अगहन का महीना में धान कटता है तो आदमी को अन्न आता है, चाहे मजदूरी से आवे या खेत से आवे। उसके 2 महीना पहले भूख मरने का महीना रहता है, इसको अगहन अति भादो आश्विन का महीना बोलते हैं। आश्विन कार्तिक जो बहुत ताप का महीना था धान कटने का पहले, उसमें अगर किसी से हम 1 मन चावल ले लिए कर लिए तो आपका 2 मंथ हमको 1.5 महीने उसको देना होगा देवड़ा। ये है गरीबी। बिहार में एक प्रचलन है, इसको डेढ़िया बोलते हैं। 2-3 महीने के लिए किसी से कर्ज ले लो 1 मन 8 मन तो उसका 1.5 देना होगा, तो हम लोग देते थे। तो घर की जितनी संपत्ति थी कर्जे में उसका सूद में चला जाता था। अगर नहीं दिए तो 1.5 का फिर 1.5 हो जाएगा अगले साल। ये हिसाब। अगर 2 दिया और 2-3 महीने बाद साल पूरा हो गया, 3-4 महीने का साल हो कर्ज का, तो 3 हो गया। अगर 1 साल के बाद 3 जोड़े 4.5 मन देना होगा। तो गरीब इस कर्ज से गरीब रह जाते थे, गुजर जाते थे, उनकी जमीन बिक जाती थी, उनका खेत बिक जाता था, कोई काम के लायक नहीं रहता। और एक बात जानकारी मैं आपसे चाह रहा हूँ हंस साहब कि आप जैसे सरकारी सेवा में आए और उसके बाद काफी लंबे समय से आप अंबेडकर मिशन पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं और आपने बहुत करीब 20 के आसपास अपनी किताबें भी लिखी हैं। तो एक जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने का थोड़ा बहुत मुझे भी अनुभव है। मैं देखता हूँ कि व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है इस बीच में। तो इतनी व्यस्तता के बीच में, क्योंकि वो 24 आवर्स का काम होता है, और आप कैसे समय निकालते थे और किस प्रकार से आपने एक समय दिया? हर परिवार को भी समय देना है, बाल बच्चों को भी समय देना है, लगातार पत्रिका निकालना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो किन लोगों का आपको सहयोग मिला और किस प्रकार से आपने ये काम को अंजाम दिया? मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, ये साहित्य की प्रेरणा हमारे अंदर थी। ये अंदर की प्रेरणा को हमने उसको यूटिलाइज किया। हमारे अंदर साहित्यिक प्रेरणा है, मेहनत करने की ताकत है और कुछ बेहतर करने का मादा है। ऐसे कुछ विचार हमारे अंदर थे जिसको मैंने सर्विस काल में उपयोग किया। तो मैंने पहले यह किया कि जहां भी मेरा पदस्थापन होता किसी ब्लॉक में, तो जिस गांव में भी मैं जाता उस गांव का मैं परिक्रमा करता था, अनेक चारों घूमता था। अच्छा। कोई खेत जांच करने गए या कोई झगड़ा किसी 2 व्यक्ति का निपटाने गए या किसी का राजस्व वसूली करने गए, भाई आप लगान नहीं दिए हो, 1000 या 500 200 10-20 रैयत ऐसे हैं, या लेवी वसूल करने गए, उस टाइम होता था। तो हमारी आदत थी कि मैं कहता था कि मैं गांव घूमूंगा। तो पदाधिकारी का बड़ा महत्व होता है गांव में, अरे हाँ जी मैं गांव घूमे, तो गांव तो कोई घूमता नहीं है। तो मैं बुला लेता था, वो जो ढोल बजाने वाला था गांव का, उसको ढोला बोलते हैं। तो ढोला को मैं पैसे देकर बुलाता था, ढोला बुलाइए, तो गांव में ढोल बजाएगा कि गांव घूमा जा रहा है। तो कुछ लोग जमा हो जाते थे, महिलाएं, बड़े बूढ़े, कुत्ता बकरी, ये सब मिल के गाँव का 50-25 परिक्रमा होता था और मैं नोट करता था। ये हमारी हड्डी बन गई थी। इसको क्या बोलते हो भाई? तो इसको जुड़वा तार बोलते हैं, मैंने जुड़वा तार इस मोहल्ले का। इसको पश्चिमी टिल्ला बोलते हैं, इसको एक कुआं बोलते हैं। मैंने ऐतिहासिक कोई चीज, किला है, श्मशान है या कब्रगाह है, तो ऐसे करके नोट करते इस गांव की क्या विशेषता है, कितने जाति के इसमें लोग रहते हैं, तो जाति लिखा, संख्या लिखा। तो मैं पूछता था कि इसमें कोई साहित्यकार है जो साहित्य लिखता है? बोला नहीं। कॉलम मिल हो गया, इस गांव में कोई साहित्यकार नहीं है। कोई गाने वाला है? नहीं। बोला गाने वाला भी नहीं है, ये गांव में गवैया नहीं। कोई नाचने वाला है? अरे नाचने वाले ये सब आप क्या पूछते हो? देखता हूँ कि भारत के गांव कैसे जी रहा है, ना साहित्यकार गांव में है, ना नाचने वाला है, ना गाने वाला है, ना कोई पेंटर है, तो कैसा गांव है भाई? क्या करते हो? प्रतिभा पैदा करो।
ऐसे करके बोलने से बच्चों में एक उत्सुकता पैदा होती थी कि सचमुच गांव में अगर वो अभी नाचने वाला कोई होता, गाने वाला होता, कोई आर्टिस्ट होता, कलाकार होता है ना, तो एक बेहतर बात होती है। तो नील चला गया पूरा गांव, अगले टाइम एक साल फिर आ गए घूमने, तब तो कोई कलाकार पैदा करो, कोई प्रतिभा पैदा करो, कोई विद्वान पैदा करो। तो एमए है तो नहीं, बीए है तो नहीं, आईए है तो 2 आदमी, यानी पढ़े लिखे भी गाँव नहीं हो, गाँव डिमोरलाइज होता था। तेरे पदाधिकारी आया, गांव को सुंदर लिख के गया, अरे भाई कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो ये मेरी आदत थी, इस तरह से गांव को मिला। इसको मैंने साहित्य लिखता था और इसको मैंने अपने पदाधिकारी को देता कि सर मैं विलेज नोट लिखा करता हूँ, तो आप पढ़िए। तो एक दो कलेक्टर ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला यार भाई ये तो अंग्रेजों वाली तुम्हारी हैबिट है। उसने बताया कि अंग्रेज की क्या हैबिट थी। अंग्रेज और पदाधिकारी लिटरली मैंने हुआ करते, चाहे सर्वे अफसर हो, चाहे रेवेन्यू अफसर हो, चाहे और उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो जितना हम लोग किताबें पढ़ते हैं सब पदाधिकारियों का लिखी हुई है, चाहे सेली हो या विल्सन हो या और जो सब जो लिखा है, तो जोन वगैरह हो, ये जोन सब पदाधिकारी लोग थे। यहाँ तक कि आपको जो मैकाले है ये अफसर वैसे सब था। उसने आया था एजुकेशन यहाँ फैलाया, तो कहा कि ऐसी शिक्षा फैला दो यहाँ की मूर्खता खत्म हो जाएगी। तो द ब्रेन ऑफ मैकाले, उनकी डायरी मैंने पढ़ी, उन्होंने लिखी, सक्सेसर नोट मैंने पढ़ी कि ऐसी शिक्षा फैला दो कि यहाँ की जड़ता खत्म हो जाए। संस्कृत अरबी 2 भाषा को उन्होंने बैन कर दिया। तो ये चीजें गांव में जाने के क्रम में मैंने विलेज नोट लिखने में स्वतः है लिखी, ऑफिशियल ड्यूटी नहीं किया। कुछ ड्यूटी तो ले भी लेना था, चाहे लगान लेना था, या किन्हीं का झगड़ा सुलझाना होता था, या किन्हीं का खेत नापना होता था। तो मैं सर्वे अफसर अपने जीवन में 7 साल रहा और अपने प्रांत का जितना बॉर्डर एरिया है सबको मैंने नापा है, चाहे गंडक नदी का बॉर्डर हो, कोसी नदी का बॉर्डर हो, हिमालय का तलहटी हो, तो उसमें मैं एक्सपर्ट। उस सर्वे में कठिनाई बहुत थी, कहीं घर नहीं होता था, कोई सवारी नहीं होती, पैदल या साइकिल से जाते थे, तो लोग ड्यूटी से भागते थे और मैं स्वतः चल जाता था कि चलो किन्हीं के साथ रह जाना है, किसी बरामदे में रह जाना है, किसी का बैठा खाने में वो बेंच लगा के रह जाना, क्या करना है, सर्विस करनी है। तो अप्रिशिएट करते थे कि सर्वे हमारे बरामदे पर चौकी पर सोता है, भाई तुम्हारे पास घर है, तुम क्या करेंगे, तुम्हारे पास घर नहीं है, घर के दलान पर एक चौकी हुई हमको दे दो, हम उसी में अपना किताब तब रख के बिस्तर जला के सोएंगे। इस तरह से करके मैं ड्यूटी करता था और उसी समय मैं साहित्य लिखता था। वो सब साहित्य हमारे अभी टुकड़े टुकड़े आए ना, जो किताब आप पढ़ेंगे 5 खंडों में मैंने इसकी जीवनी लिखी, तो उन्हीं 5 खंडों में वही सब अनुभव को मैंने लिखा है कि मैंने कहाँ क्या देखा, कैसे देखा। और उसको जब मैं लिखा तो एक अनुभव बताता हूँ कि कॉलेज टाइम में मैंने एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली 1965 में, उज्ज्वल भारत। तो पत्रिका निकाली, उसको एक मेरा आर्टिस्ट विद्यार्थी था, थोड़ा आर्ट वार्ट बना के सादे कागज पर अपना उसको सिलाई कर देते थे और अपने पन्ना जोड़ के पत्रिका तैयार हो गई, एक प्रति बनती थी। इससे मैं थोड़ी प्रेरणा लिया लोगों को। तो मैंने उस समय एक अधूरा जीवन ऐसा करके एक उपन्यास लिखा, करीब 150 पेज का उपन्यास होगा वो। मेरी इच्छा हुई कैसे छपता है, उसको लेके मैं काले जो बाजार का था, गया बाजार में, गया शहर में एक दुकान थी मानसरोवर, उसका मालिक था कुमार तिवारी, वो लिटरेरी मैन, तो थोड़ी कविता करता था, ब्राह्मणों के राज में तो कवि हो गया, साहित्यकार हो गया। तो मैं उसकी दुकान से किताबें लिया करता था, उनके यहाँ गया कि तिवारी जी हमारी भी एक किताब है, तो देख लो मैं इसको छपाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी किताब होती है, ऐसे करके उसको टेबल पर, तो ऐसे किताब थोड़ी होती है, तो कैसे होती है, अरे और मेहनत करो। न उसने प्रेस बताया, न प्रेस की जानकारी दिया, न प्रिंटिंग की जानकारी दिया, डिमोलाइज करके हमको छोड़ दिया। तो मैं तो उत्साह हो गया, मैं प्रेस देखा नहीं था कि किताब छपी नहीं, तो जितनी रचनाएं थी सब बक्से में बंद होकर वो बर्बाद हो गई, मैं बचा भी नहीं पाया। हमारी हस्तलिखित बहुत सी कविता थी, कहानियां थी, उपन्यास थे, लेकिन सब डैमेज पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन जब सर्विस में आ गया
तो मुझे लगा कि नहीं, पब्लिश करना चाहिए। तो पब्लिश करने में 1975 में मैं पहली कहानी जो लिखा, देव साक्षी कहानी संग्रह, 1976 की पब्लिश कहानी, और उसी में बाबा साहब की संक्षिप्त जीवनी लिखी। तो वहां के एक दो लोगों ने कहा कि बाबा साहब का जीवनी लिखते हो तो तुम पर कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई? अच्छा। हाँ, बाबा साहब जीवनी कार्रवाई होती। हाँ हो, लाइसेंस तो लिए नहीं हो, बाबा साहब के बारे में जानते हो, उनसे मिले हो, क्या जीवनी लिखोगे? कुछ नहीं जानता था, हमको भी उसने कुछ नहीं जानने दिया। तो मैंने कहा अच्छा, जीवनी तो लिखा गया, अगर कार्रवाई होगी तो मैं 2 महिला को तैयार करता हूँ, कार्रवाई होगी 3 पर होगी। मैंने अपनी मिसेज को आगे किया, एक बगल में पड़ोसी टीचर थी, उनको कहा कि आप पर एक किताब लिखी गई है, आपके नाम से छप रही, बैजंती परिहार, आप दोनों मिलकर क्या बन जाओ, कार्रवाई होगी। लोग बोलता है तुम लोग पर कार्रवाई होगी, पैसे मेरे रहेंगे, तुम लोग जेल जाना, बेल ले लेंगे। तुम लोग हंसी गया, जेल कहाँ जाना होगा, कहीं जाना होगा। वो किताब पहली 75 में बोलता है कार्रवाई होगी, और मैं कुछ जानता नहीं था, और जेल में पोस्टेड था। तो 75 इमरजेंसी का टाइम था, 77 उस समय वो कहानी छपी, उस समय किताब छपी। तब से आज तक मुझे लगा थोड़ा थोड़ा काम करो तो बहुत काम हो जाता है। इस सिद्धांत को मैं आज भी पालन करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करो तो यही काम आगे जाके बहुत हो जाता है, और जो करता है उससे काम होता है, अब जो नहीं करता है उससे नहीं होता है। बिल्कुल सही ना हो तो कुछ करो, बोलने से काम नहीं होता है, करने से होता है, तो कुछ करते रहो। तो मैंने 93 में अंबेडकर मिशन पत्रिका को पब्लिश किया। 1987 में मेरा मकान पटने में बना, तो उस मकान का नाम मैंने रखा अंबेडकर मिशन। तो लोगों ने कहा ये क्या है अंबेडकर मिशन? बाबा साहब के काम का मिशन है, और क्या है भाई, अंबेडकर मिशन है। तो लोगों ने कहा कि कहाँ का आदमी, तुम कहाँ से ले आए, और तुम अपने देवता के नाम पर रखते, गांव के नाम पर रखते, पटना के नाम पर, मगध के नाम पर रखते, तुमने अंबेडकर मिशन रख दिया। बोला वो सब तो ठीक है, पर सबसे सुपीरियर बाबा साहब। तो अंबेडकर मिशन 93 में, 87 में अंबेडकर मिशन, और 93 में अंबेडकर मिशन पत्रिका, और 94 में अंबेडकर मिशन प्रकाशन। ये टाइम है, क्योंकि मेरी 2-3 किताब जो टुकड़ुक है ना, जब तैयार हो गया तो मैं दिल्ली गया, और जो महान हमारे 2 लोग हैं, मैं उनके यहाँ साल भर 6 महीना किताब छोड़ दिया। सुल्तान सिंह रोशन, पलना बेचारे अभी हैं, इन लोगों ने पब्लिश नहीं किया। और गोपाल प्रसाद थे, वो तो एक्सपायर हो गए, सब साधरा रहते थे, मैं आता जाता था। कहा कि कम से कम 10,000 रुपये आप तो दीजिएगा, किताब छपेगी, हम लोग कहाँ छपाएंगे, हम लोग तो प्रॉपर है। मैंने जोड़ा, अगर 10,000 इनको दे दूँ तो 10,000 और लगा तो किताब छाप दो, सारी किताब तो हमारी हो जाएगी, और एक प्रकाशन भी मेरा हो जाएगा। तो मैंने उन किताबों को अपना अंबेडकर मिशन प्रकाशन 94 में पब्लिश किया, एस्टैब्लिश किया। तब से आज तक 102 किताबें हमारे मिशन पत्रिका से पब्लिश। बहुत बढ़िया। 102 संख्या कम नहीं है, जिसमें 25 किताबें तो 16 पेज की। एक फर्मे की किताब अभी छापता हूँ, का दाम 10 रुपये रखता हूँ, उस पर प्रिंट लाइन देता हूँ कि नो कॉपीराइट, हमारी किसी किताब की कॉपीराइट नहीं है। कोई भी मेरी किताब को हमसे पूछे या हमसे बिना पूछे किसी पेपर में, किसी प्राइस में छापे, बांटे, बेचे, हमको आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारा विचार अपना नहीं है, मेरा जो विचार है बाबा साहब का विचार। बहुत बढ़िया। बाबा साहब का विचार ले सकते तो हमारे विचार किसको लेने में क्या दिक्कत है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कुछ रहमान साहब कि आपके नौकरी के दौरान जब आप पदस्थ रहे तमाम जगहों में, और साथ में आप ये मिशन का भी काम कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है कि अंबेडकर मिशन को लेकर के काम करने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं नौकरी में, अफसर आंखें तरफते हैं, कुछ और भी लोग इस तरह से दिक्कत आती है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ वाकया हुआ?
देखिए, वाकया तो होता है, मगर उस समस्या को सुलझाने की जरूरत पड़ती है। वाकया तो मेरे साथ भी हुआ, तो सुलझाने से उस समस्या नहीं रहकर मात्र एक घटना बन के रह जाती है। समस्या यही हुई कि मैंने एक किताब छापा 1974 में, उसका शीर्षक था ईश्वर से बचाओ। अभी तो किसी के विरुद्ध कोई बात है नहीं, ईश्वर से बचाओ। और ये किताब मात्र 8 पेज की थी और छोटे साइज में थी, ब्राउन साइज के कागज में वो किताब है, गलती के बराबर। ईश्वर से बचाओ, जिसमें मैं अपना तस्वीर भी लगाया था। उस किताब को गवर्नमेंट में चली गई, गृह विभाग में। इस किताब से विधि व्यवस्था फैलती है, इसलिए इसको जब्त किया जाए और इनको उचित दंड दिया जाए। तो ईश्वर से बचने में हमारी मैंने हत्या करने का उपाय हो रहा था। अच्छा। तो वहां फाइल खुल गया। फाइल का शीर्षक था दलित पासवान को सेवा से हटाने की संचिता। फाइल का शीर्षक था दलित पासवान को सेवा से हटाने की संचिता। चलो भाई, सेवा तो हट गए, जब संचिता खड़ी हो गई तो हटना ही है। तो मैंने कहा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। सरकार ने कहा क्यों? मतलब मैंने जिसके विरुद्ध लिखा है वो जवाब देगा। तो मैंने क्या लिखा है? मैं तो लिख दिया कागज में है। हमने ईश्वर के विरुद्ध लिखा है ना, ईश्वर जवाब देगा। तो सारे लोग से कराए, कहता तो ठीक है, गवर्नमेंट के विरुद्ध तो नहीं लिखा है, गवर्नमेंट के संस्कार के विरुद्ध, पॉलिसी के विरुद्ध तो नहीं लिखा है, ईश्वर के विरुद्ध लिखा है। तो ईश्वर इसको पनिश करेगा, या तो सरकार के यहाँ या तो कोर्ट में इसको गवाही देगा। हम क्यों लिखेंगे? हमने उस पर यही लिखा कि मैंने ईश्वर के विरुद्ध लिखा है, तो इसका जवाब ईश्वर से आप मांगो। मेरा जवाब ईश्वर कागज में। और वो फाइल कलते मैं 1997 में उसी फाइल पर मेरा प्रमोशन। अच्छा। एक बंगाली आईएएस था, वहां का गृह सचिव का सेक्रेटरी था, देवाशीष गुप्त। उसको मेरी बुकलेट, वो मार्क्सिस्ट आदमी था, नास्तिक आदमी, बोला कि ये कितना फेस किया है, इस फाइल को तो पढ़ के उसका दम घुटता होगा, मगर यहाँ तो होते तो आईएएस का प्रमोशन पाने वाला व्यक्ति बन गया। बोला इतना हिम्मती आदमी जो ईश्वर से लड़ सकता है, वो कंट्री के किसी भी दुश्मन से लड़ेगा, इसलिए इसको आईएएस का प्रमोशन दिया जाए। उसने हमको आईएएस का प्रमोशन दिलाया और हमको सूचना देकर बुलाया कि जिस फाइल पर आपको सेवा जाने वाली थी, उस फाइल पर मैं आपको सेवा का श्रेष्ठ पुरस्कार दिया है, आप जाके प्लेस करो, सर्विस करो। तो लोग कहा कि बात तो सही, ईश्वर से लड़ते लड़ते ये प्रमोशन पा गए। तो मैंने उसको कहा कि देखो यही ईश्वर भक्ति, हमको ईश्वर ने मदद किया तब ना मैं आईएएस बन गया। तुम ईश्वर का नाम लेते हो, तो काम नहीं करते हो, मैं तो काम करता हूँ। ऐसे करके पहली मुसीबत जो आई ये आई। दूसरी मुसीबत आई कि यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर एक जिला है सीतामढ़ी, हमारी अम्बेडकर मिशन पत्रिका पर वहां मुकदमा हो गया। तो मुकदमा कर दिया एक ब्राह्मण वकील। उसने कहा कि इससे आपत्ति फैलती है, दंगा फैलता है, ऐसे करता जो कुछ। तो 503 धारा बहुत खतरनाक है साला, वो मेरे ऊपर लगा दिया और मेरा बेल नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट से बेल लिया, आते जाते रहता था। तो मजिस्ट्रेट जो था शेड्यूल कास्ट का था। तो मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब एगो प्रेयर मेरा सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप हमको पनिशमेंट दे दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो लिखा है मैंने लिखा है, आपके सामने किताब है ये है, तो मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने लिखा है। अगर ये अपराध है तो मैंने किया है, तो आप हमको दंडित कर दो। तो पूछा ऐसा क्या बोलते हैं? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि आप हमको दंडित करिएगा तो हम लॉयर हैं, हम मजिस्ट्रेट भी हैं, तो हम बेल ले लेंगे। तो फिर ये आदमी जाएगा पटना। अभी तो हम दौड़ के चला 300 किलोमीटर जाते हैं, अब तो ही जाएगा। इतना कर दिए, हम पनिशमेंट करेंगे तो बेल ले लेंगे, फिर लड़ लेंगे आगे। होना जाना तो कुछ नहीं है। अरे किताब ने लिखा है ना, जरूरी नहीं किया, किताब के आपके सामने है। तलवार आपके सामने, तलवार से किसी की हत्या नहीं हुई, इस पर मैंने हत्या का आरोप लगेगा जी। तलवार है ना, किसी की हत्या तो हुई नहीं है,
किताब है तो किसको इसमें दंगा हुआ? कहाँ दंगा हुआ? कहाँ FIR? कौन मरा, कौन घायल हुआ? किताब से दंगा हो तो इम्प्रूव करो, हो सकता है, होगा तब ना। ऐसी बहुत चीजें, शराब पी के लोग दंगा करता है तो शराब दुकान बंद हुई, ऐसे वकील ने किया। उसने 3 साल तक मेरा फैसला नहीं किया। अच्छा। था वो। बाद में उसका ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे मजिस्ट्रेट आया तो उसने हमारी बात को समझा और उसने हमको एक्विटल कर दिया। एक तो ये आ गया। दूसरा है कि मेरी एक किताब थी प्राणवाद से बचो, इस पर लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। एक रीट, वो परशुराम विचार मंच का अध्यक्ष था हरदोई जिले का, तो उसने कर दिया। उस पर हमको वारंट हो गया और मैं वहां गया और बहुत शॉर्ट में जवाब दिया कि जो मेरी किताब है वही बहस है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। हमको कृपया कभी बहस के लिए बुलाया नहीं जाए। हमारा बहस हमारी किताब, अगर ये पनिशेबल है तो हमको पनिश कर दीजिए, अब नथिंग टू से, और नहीं है तो हमको छोड़ दीजिए। मगर बार बार खाली बुला दीजिएगा तो हमको थोड़ा काम भी करना है, अगर आप समझते हो तो ऐसा करके शॉर्ट एफिडेविट मैंने हाई कोर्ट लखनऊ को दे के, और अभी तक शांत हूँ। शायद वो मर गया वादी, क्या परशुराम विचार मंच का महापरशुराम जो महाभगवान है, जिन्हें तो खत्म हो गया, उम्र में हमसे छोटा, पेशे तो टीचर, और मैं ईश्वर से लड़ने वाला आदमी अभी 82 साल में भी चल रहा हूँ, अभी तक लाइव हूँ। एक हाई कोर्ट, अभी लखनऊ हाई कोर्ट का एक मामला भी जिंदा है। अच्छा। ये भी जीवित, हाँ ये भी जीवित है। और बाकी टाइम में अगर गांव में कोई बात आई तो मैं शालीनता से उनको समझाता था कि आप जो कह रहे हो कि आपका विचार नहीं है, आपको किसी ने सिखाया है, या तो व्यक्ति ने सिखाया, या तो किताब ने सिखाया, या तो किसी मंच से सुन के आप सीखे, या आपका विचार नहीं है। ये गलत है तो उसको सोचने में आपको क्या दिक्कत है भाई? 2 मिनट सोचो तो लगे कि आप गलत और मैं गलत नहीं हूँ, तो उसको लगता था बात तो ठीक करता है। जो भी आदमी कहता है वो अपना विचार नहीं कहता है, तो कहीं के सुना हुआ, बकाया हुआ, समझा हुआ। तो सर्विस के टाइम में ऐसी कठिनाइयां अनेक बार आई जिसका मैंने निराकरण किया है, और आज तक इस अवस्था में है कि अम्बेडकर मिशन पत्रिका चल भी रही है, किताबें भी चल रही है, प्रकाशन भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो वहां पर मैं कहता हूँ कि तुमने किताब मंगाई तो पढ़ा कि नहीं, हमको बुलाओ, 10-20 लोगों को बैठकी करो, और मैं 1-2 रात रहकर आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा, और मानना कितना जरूरी है। तो मैं वहाँ मंच लगाता हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, है ना, सोशल डिस्कोर्स करता हूँ, इतना टाइम देता हूँ। तो पहले तो अपने स्रोत से जाते थे, अब उन्हीं पर लोड करता हूँ कि आप हमको ले जाओ, अच्छा मुझे ले जाओ, मुझे पहुँचाओ। ये अब कई जगह जाना है तो कितना खर्चा करेंगे, टेंशन तो लेंगे। हाँ, तो ऐसे करके मिशन का काम चल रहा है। बाधाएं आती है, लेकिन बाधाएं आने पर उसको शांतिपूर्ण समाधान अगर समझना होगा तो बुद्ध के वचनों। अपने मिशन में मेरे परिवार में 10 अंतरजातीय विवाह हो गए, 10, तो एक नहीं कर सकता। पहली अपनी बच्ची की शादी मैंने चमार परिवार में किया, लखनऊ। चमार हूँ, देखा देखिए हमारे साधु ने ततमा परिवार में शादी कर दिया अपनी बेटी का, मैं ततमा नहीं हूँ। देखते देखते हमारे जो सो साधु की बेटी की एक शादी जो सो कुम्हार परिवार में हो गई, हमारे समधी की बेटे की शादी ब्राह्मण परिवार में हो गई, एक साधु के बेटे की शादी जाट परिवार में हो गई, एक हमारे बड़े बेटे की साली की शादी कुर्मी परिवार लखनऊ में हो गई, काले की बेटी की शादी जो सो स्वर्णकार परिवार में हो गई, हमारे अपने पोते की शादी जो है कुशवाहा परिवार में हो गई। तो 10 अंतरजातीय विवाह हो गया, एंड ऑल आर हैप्पी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाबा साहब का जो एम भी था कि कास्ट का एनिमेशन हुआ किया जाए, तो एक बड़ा कदम है इस लाइन में कि कास्ट का एनिमेशन। जाति मंच पर मत तोड़ो, जाति अपने आंगन में तोड़ो, बहुत मार्केट की बात है।
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया अपने इस इंटरव्यू के दौरान बुद्ध सरहान साहब। अब मैं जाते जाते आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो हमारे अंबेडकर मिशन को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, तो जिस प्रकार से फैलना चाहिए अंबेडकर मिशन, कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटीज के बीच में वैसा नहीं फैल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम काम करें कि वहां तक पहुंचे बात और लोग समझें और मिशन से जुड़ पाए? उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश होगा आप? देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा कि हम लोग इतने लोग बुद्ध मिशन, बाबा साहब के मिशन, फूले मिशन का काम कर रहे हैं तो परिणाम कम दिखाई पड़ता है। कारण ये है कि आज से 10-20 साल पहले के जितने बुद्धिजीवी हुए उनने एक पॉइंट भी कोई सोशल अवेकनिंग लिया ही नहीं, करना तो दूर की बात है, खुद नहीं लिया। पहली पीढ़ी के बुद्धिजीवियों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, बुद्ध को नहीं पढ़ा, रामाश्वरी नायकर को नहीं पढ़ा, फुले साहब को नहीं पढ़ा, माता सावित्री को नहीं पढ़ा, साहू जी को नहीं पढ़ा। तो जब खुद नहीं पढ़ा तो दूसरे को भी नहीं जनाया हो, इसलिए एक जनरेशन गुलामी में चला गया। वो मंदिर में चला गया, इंजीनियर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, मास्टर, मैनेजर, वो जग में चला गया, वो मोहल्ले के त्योहार में चला गया, उससे बढ़ चढ़ के मनाने लगा, शादियां महंगी करने लगा, शोक दिवस महंगा कर लिया वो अपने पैसे के बल पर। एक क्या खर्च करते हो, देखो मैं 10 करता हूँ। वो निगेटिव स्टेप लेना शुरू कर दिया गलत फहमी में। उसका मार आज दिखाई पड़ रहा है। एक साधारण सा ब्राह्मण रात दिन मोहल्ले में सीताराम, कृष्ण, दुर्गा, विष्णु की चर्चा करता है, तो हर गांव का आदमी दुर्गा, काली, विष्णु की चर्चा करता है बिना पढ़े। उनका इतिहास तो है नहीं, मगर रात दिन चर्चा करता है तो सारे लोग इस तरह से लोग को जानते हैं। तो हमारे पहले स्टेप के जो बुद्धिजीवी हैं उनकी गलत फहमी के चलते मिशन मरता मरता बच गया। और खुद साहब, हम और आप अध्ययन से नहीं पैदा हुए, हम लोग बाबा साहब की जयंतियों से पैदा हुए। जयंतियों के हम लोग ने सुना, थोड़ा उनसे सुना, थोड़ा उनसे सुना, सुनते सुनते हम लोग विचारवान हो गए और तब पढ़ने लगे। और आज पढ़ने लगे तो लगा कि हम लोग किसी लायक हो गए कि हम समाज को कुछ दे सकते हैं। आज आप बुद्ध के विचार को दे रहे हो, बाबा साहब के विचार को दे रहे हो, के विचार को, रामश्री नायकर के विचार को, साहू जी के महाराज के विचार को लोगों के बीच पहुंचा रहे हो, तो लोग समझ रहा है। अब राम की चर्चा नहीं होती है, अब बुद्ध की चर्चा होती है। अब किसकी चर्चा नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा। अब काली दुर्गा की चर्चा नहीं होती, ज्योतिबा फुले, उनको माता सावित्रीबाई और माता फातिमा की चर्चा होती है। तो हम आपने सीखा जयंतियों से, किताब बाद में पढ़े। एकदम मान के चलो कि अगर जयंतियां नहीं होती, ये जयंतियां महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र से आई, मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार, यूपी आई, और आज पूरा भारत जयंतीमय है। महापुरुषों की जयंतियां हो रही है, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग पर्चा लिख रहे हैं, पोस्टर साट रहे हैं, छोटी बड़ी किताबें लिख रहे हैं। तो अब जो हम लोग थोड़ा बहुत साहित्य का काम कर रहे हैं, जन जागृति हो रही है। इसीलिए मैंने एक छोटा प्रयास किया है अभी 2 साल पहले, झोला पुस्तकालय, कि गांव में मस्जिद तो बन गया, मंदिर भी बन गया, लेकिन पुस्तकालय कहीं नहीं बना। भारत के किसी गांव में पुस्तकालय नहीं है, किसी गांव में नहीं है। एक षड्यंत्र का हम लोग पुस्तकालय उठा नहीं सकते हैं, झोले में किताब तो लटका सकते हैं। एक झोले में किताब लटका दो तो झोला पुस्तकालय, एक बक्सा में किताब रख दो तो बक्सा पुस्तकालय, अगर घोड़ा पर लेके चलो तो घोड़ा पुस्तकालय, बैल पर लेके किताब चलो तो वाला बैल पुस्तकालय, मोटरसाइकिल पर लेकर चलो मोटरसाइकिल पुस्तकालय, साइकिल पुस्तकालय। ऐसे अभियान हम लोग को चलाना चाहिए। थाईलैंड में मोटरसाइकिल और एलिफेंट पुस्तकालय चलता है, अफ्रीका में एलिफेंट पुस्तकालय चलता है, और अमेरिका में मोटरसाइकिल और एलिफेंट और हॉर्स पुस्तकालय चलता है। ये रिकॉर्डेड है, आप गूगल से पढ़ के देख लीजिए, हिस्ट्री आप समझ जाएगा। तो झोला पुस्तकालय के माध्यम से एक झोले में मात्र 500 रुपये में हम 15 किताबें गांव में पहुंचा देते हैं। सभी महापुरुषों के जीवन और मिशन पर
विश्लेषण की किताबें पठनीय, आम आदमी के लायक। तो किताब रचना अभी हम आपको पढ़ाने लायक नहीं लिख पाते हैं, हम आम आदमी को पढ़ाने लायक लिख पाते हैं। आप तो जान रहे हो, तो हमारी रचना पढ़ के आप क्या करोगे? आपकी रचना पढ़ के हम क्या करेंगे? लेकिन आपकी रचना पढ़ के आपके भाई बंधु बहुत कुछ करेंगे। तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ये बहुत लाभदायक है, इस काम को करते रहना चाहिए कि गांव में साहित्य पहुंचाओ। तो अभी बिहार से एक प्रचलन शुरू हुआ है कि जब किसी का अगर शवदाह होने लगता है मृत्यु पर, तो हमको किताब का झोला लेके बुलाता है कि सर श्मशान घाट में किताब का सेल लेके आ जाइए, और मेरा सेल वहां श्मशान घाट में जाता है। 4 घंटा जलता हुआ शव मत देखो, 4 घंटे में किताबें देखो। खरीदना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। 4 घंटा पढ़ो, जो गीता पढ़ना है देखना देखो। अगर किसी का विवाह होता है तो घर में खाट बिछा दिया जाता है या तख्त, उस पर पहले स्टॉल लगता है। दूल्हा दुल्हन बाद में आ गए, पहले किताब का दुकान जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रचार का माध्यम है, बहुत बड़ा। हाँ, अगर किसी के यहाँ जाते हो, भगना भगनी बेटा बेटी ससुर दामाद किसी का, तो मिठाई जवाब दे लेना। पहले 2-4 ठो कलम किताब ले लो बाजार से, काफी ले लो कि विद्यार्थी आपका मिठाई याद नहीं रखेगा, लेकिन 5 ठो कॉपी और कलम दे दिए तो उसको याद रखेगा कि भैया है तो किताब और कॉपी लेके आए थे। किताब कॉपी का एक सिस्टम अगर हम लोग का शुरू हो जाए तो बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। एक सिगरेट पीने वाला मजदूर को मैंने सिखाया कि भाई कै गो बीड़ी पीते हो? बोला 5 को पीते हो। तो बहुत अच्छी बात है, तुम 5-6 बीड़ी पिया करो, मैं रुकता नहीं हूँ, मगर बच्चों के लिए रोज वो कलम खरीद लिया करो। 5 को बीड़ी खरीद सकते हो तो वो कलम ले लो, 2 रुपये में कलम मिलती है। कहा कि हो ही नहीं सकता है, रोज वो कलम क्या करेगा? तो बोला रोज तुम 5 को बीड़ी क्या करते हो? तो तुम 5 बीड़ी करते हो ये कलम से करेगा, बीड़ी से खेलो कलम से खेलेगा। तो समझ में आई बात। अगर रोज हम लोग कलम देने तो तुम पढ़िए जाएगा, ठीक है बोलते। तो इस तरह संस्कार अगर हम सुधारेंगे, संस्कार शुद्ध करेंगे, तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज बेहतर होगा। तो हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए ताकि समाज परिवर्तन हो। बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छी बात हमारे मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए आपने बताया कि किस प्रकार से किताबों का प्रचार किया जाए और ऐसे लोगों तक बात पहुंचाई जाए जो कि अभी अंधकार में है। माने लालटेन ऐसी जगह जलाई जाए जहां पे अंधेरा है। जो लोग पहले से जागृत हैं वहां पर लालटेन जलाने का मतलब है, जैसा कि आपने बताया कि वो दोपहर में लालटेन जलाने जैसा है। तो उन लोगों के बीच आना है जो लोग अम्बेडकरी मिशन से नहीं जुड़ पाए हैं, जो उन लोग नहीं है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और बुद्ध शरण साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल से एक समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए एपिसोड। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। जय भीम आपका। मैं उन सभी साथियों को भी बोलना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।